नमस्कार। आज की तारीख है 22 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एडिटोरियल नोट्स सेशन। इस सेशन में क्या होता है, हम जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर्स में, हम उन सब पे डिस्कस करते हैं और इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, बहुत ही कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला इशू, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के बारे में। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर क्या कर रहा है कि लगभग 25 ऐसी कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन के पास हैं, जो इंडियन ओशन के आसपास सिचुएटेड हैं, उन्हें ये सर्विसेज देता है। इसका काम है कि सुनामी की आने से पहले वार्निंग दे दी जाए। ठीक है, हैदराबाद में अभी ये सेंटर स्थापित किया गया है, मतलब है, स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, ये लगभग 25 इंडियन ओशन कंट्रीज़ को सर्विस दे रहा है। ये तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन सर्विस क्यों दे रहा है? क्योंकि यूनेस्को का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, यूनेस्को की जो एक कमीशन है, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, उसका पार्ट है हमारा कौन? इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। ठीक है, तो दैट्स वाई ये 25 इंडियन ओशन कंट्रीज़ को सर्विस देता है। हमारे कंट्री में, इंडिया में एक स्कीम है ओ स्मार्ट नाम की, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस और रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कंडक्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें पता रहने चाहिए। तो ओ स्मार्ट स्कीम का पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है, जो मैरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह हैं, उनकी कंडीशन क्या है, इसका लगातार अपडेट रखना। दूसरी बात ये है कि सी वाटर पॉल्यूटेंट्स का चेकअप करना, है ना, उनका जो लेवल है उस पर एक चेक करने की कोशिश करना, उसको असेसमेंट करना। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि सी जो हैं, इंडिया के चारों तरफ जो सागर हैं, समुद्र हैं, उनका रियल टाइम डेटा निकालना। रियल टाइम डेटा कहने का मतलब ये है कि करंट सिचुएशन के साथ उनका डेटा क्या चल रहा है, उनमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। इन सारी बातों को इंश्योर करना किसका काम है? ओ स्मार्ट स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। तो इससे रिलेटेड इतना ही। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्रूसेलोसिस के बारे में। ये एक बीमारी है, चाइना में फैली है। चाइना का तो अब क्या कहना, चाइना मतलब बीमारियों का घर बनता हुआ जा रहा है। हंता वायरस सुनाई दिया कोरोना वायरस के बाद, ब्रूसेलोसिस अब सुनाई दे रहा है। तो ब्रूसेलोसिस के बारे में आप जान लीजिए कि लगभग 3000 से ज़्यादा लोग अभी ब्रूसेलोसिस से अफेक्टेड पाए गए हैं चाइना में। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। गनीमत की बात यह है कि अभी तक इसमें से किसी भी ऐसे पेशेंट की खबर नहीं मिली जो ब्रूसेलोसिस से जिसकी डेथ हो गई हो। अब ये ब्रूसेलोसिस बीमारी फैली कैसे? कहा जा रहा है कि एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी थी, एक दवाइयों की कंपनी थी, जहाँ से क्या हुआ कि लीक हुआ। ठीक है, और उस लीक की वजह से ब्रूसेलोसिस नाम की बीमारी फैली। ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि मुख्यतः कैटल, जो मवेशी होते हैं, जो गोट हैं, जो शीप हैं, जो डॉग हैं, उन्हें अफेक्ट करते हैं। ह्यूमंस भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं अगर वो इन एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या डायरेक्ट कांटेक्ट के अलावा ये भी हो सकता है कि अगर इनका जो मिल्क वगैरह है उसे बिना पॉस्चराइज़ किए, बिना प्रॉपर उसे बॉयल किए ह्यूमंस पीते हैं। ठीक है, ऐसी गोट का, ऐसी शिप का जिन्हें ब्रूसेलोसिस है, तो ह्यूमंस को भी ब्रूसेलोसिस हो सकता है। WHO की अगर मानी जाए तो इस डिज़ीज़ के जो अधिकतर केसेस हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि जो चीज़ यानी जो पनीर होती है या जो मिल्क है वो अनपास्चराइज्ड रूप में क्या बोलते हैं, इन एनिमल्स का यूज़ किया जा रहा है और उससे अधिकतर ब्रूसेलोसिस के केसेस आए हैं। अब देखिए इस डिज़ीज़ का सिम्टम क्या है। इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स में फ़ीवर होते हैं, पसीने आते हैं, सर दर्द करता है, मसल पेन, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए इस बीमारी के साथ सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि चलिए ठीक है, गनीमत ये है कि मौत तो नहीं हो रही, लेकिन ये कुछ ऐसे सिम्पटम दे जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे जाता है जो परमानेंटली आपकी बॉडी में रह सकती हैं। जैसे हार्ट की स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स, अर्थराइटिस की समस्या, है ना। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग ऑफ लीवर या स्प्लीन, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस बीमारी की वजह से होते हैं और ये आपको लाइफ में परमानेंटली परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये ब्रूसेलोसिस खतरनाक हो जाता है। अब एक और गनीमत की बात ये भी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी इस वायरस का रेयर ही कहा जा रहा है। अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस नहीं पाए गए हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इंडिया में हो रहे नए लेबर रिफॉर्म्स की। हाल ही में 3 लेबर कोड्स, जिनका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी ये बिल हैं, अभी ये एक्ट नहीं बने हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि एक्ट बन जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल जो है 2020 का, ये कहता है कि किसी भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसे एक स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करने के लिए, उसमें मतलब अब लगभग 300 वर्कर्स हों, तब ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करें। अब स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है एक कंपनी जब सेटअप होती है, ठीक है, और नए नियमों के अनुसार उसके पास 300 वर्कर्स हैं, तो उसे एक स्टैंडिंग ऑर्डर जमा करना पड़ता है। स्टैंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब ऐसी कंडीशंस जिस पे वहाँ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सारी कंडीशंस को बताना होता है कि हाँ हम ये प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये कंडीशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वुमेंस के लिए सेफ़ है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, उसे बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 का एक्ट था, उसके हिसाब से ये था कि जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर देना पड़ता है। लेकिन नए लेबर लॉज के हिसाब से ये जैसे ही पास हो जाता है तो क्या होगा कि 300 वर्कर्स अगर आपकी इस इंडस्ट्री में हैं तब आपको स्टैंडिंग ऑर्डर देने की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम 300 अगर वर्कर्स हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्ट्राइक पे चले जाते हैं लेबर, उनसे रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें बन के आई हैं कि बिना नोटिस दिए और नोटिस के आफ्टर 60 डेज़ ही आप स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी मामले पर किसी ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पे कोई कंपनी का केस चल रहा है तो आप उस मुद्दे पे तब तक स्ट्राइक नहीं कर सकते जब तक कि उसका जो मामला चल रहा है ट्रिब्यूनल पे, किसका? कंपनी का, उसे 60 दिन नहीं हो जाते। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें आपने कोई कंप्लेंट की है, ठीक है, कोई नेशनल ट्रिब्यूनल पे, अब नेशनल ट्रिब्यूनल उसका केस चला रही है तो आप उस दौरान स्ट्राइक नहीं कर सकते, एटलीस्ट 60 दिन आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप सभी को आना चाहिए, और ये कई बार पूछा भी गया था। अभी हाल ही के सालों में 1-2 साल पहले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, गिग इकोनॉमी क्या होती है? तो अभी ये नया टर्म है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं। देखिए, गिग वर्कर्स क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, या ऐसे वर्कर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, या ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें हम कुछ दिनों के लिए बुला लेते हैं उनसे काम करवा के, या हम ओवरऑल कह सकते हैं ये टेम्परेरी टाइप के वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो गिग वर्कर्स क्या होता है? ये फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं जिन कंपनियों की डिमांड होती है उनके साथ, और उन्हें सर्विसेज देते हैं, इन्हें बोलते हैं गिग वर्कर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा गिग वर्कर्स के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट इश्यू के बारे में कि जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हैं हरिवंश जी, उनके ऊपर क्या हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन चलाया गया है। 12 अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर इसे चलाया था, और हालांकि इसे हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, यानी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया गया है। लेकिन इस बात को हम थोड़ा सा जान लेते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो राज्यसभा में क्या हुआ कि 12 अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ने एक नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन चलाया, किसके खिलाफ? राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं। क्यों चलाया? जो 2 कंट्रोवर्शियल अभी फार्म बिल आए हैं, फार्मर्स बिल, मैंने आपको परसों भी यही लेक्चर में पढ़ाया था, कल भी इस लेक्चर में मैंने आपको फार्मर्स बिल के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो वॉइस वोट के द्वारा उन्होंने नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन चलाया। वॉइस वोट क्या होता है, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, वॉइस वोट में क्या होता है, स्पीकर एक क्वेश्चन रखता है हाउस में और फिर लोगों से कहता है कि आप इसके बारे में व्यू दो, यस या नो। तो वो वॉइस के हिसाब से आवाज़ की लाउडनेस कितनी तेज किस पक्ष से, यानी यस वालों की आवाज़ तेज़ है या नो वालों की आवाज़ तेज़ी से आ रही है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही क्विक प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि एडवांटेज तो इसका ये है कि एक बहुत क्विक प्रोसेस है। अब डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ जो अभी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया है, इसका
क्यों चलाया गया, क्या पॉइंट दिया गया। कहा तो अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स ने ये कहा कि डिप्टी चेयरमैन ने जो नियम कानून है उन्हें तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि उन्होंने जो अधिकतर मेंबर्स थे राज्यसभा के, उन्हें बोलने नहीं दिया। किसके अगेंस्ट? फार्म बिल्स के अगेंस्ट। फार्म बिल्स जो आने वाले हैं, जिनमें क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब किसान सिर्फ जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज़ हैं, जहाँ पे एमएसपी एक तय किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और वहाँ पे फार्मर्स अपनी क्रॉप बेचते हैं, वहीं पे नहीं बल्कि फार्मर्स अब कहीं भी अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ये नया बिल लाया गया है। तो इसके खिलाफ लोग कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट का एमएसपी सिस्टम होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम, जिसमें वो क्रॉप्स की एटलीस्ट एक मिनिमम प्राइस दे देते हैं, जिससे फार्मर्स को अगर कहीं वो प्राइस नहीं मिल रहा तो आके वो गवर्नमेंट मंडीज़ में अपना वो क्रॉप को सेल कर सके। तो कहा जा रहा है कि ये एमएसपी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है, बिल में भी ये कहा गया है कि हम एमएसपी सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगी। ये फार्मर्स की इंडिपेंडेंस के लिए उठाया गया एक कदम है। अब देखिए इससे ये तो रेजोल्यूशन से रिलेटेड और कुछ बात क्या है। सबसे पहली बार किसी जब स्पीकर या चेयरमैन पे जब नो रेजोल्यूशन मोशन आया था, तो ऐसा एक रेजोल्यूशन सबसे पहले 1951 में आया था, जब लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव किया गया था। अब हम डिप्टी चेयरमैन के बारे में भी थोड़ी बातें जान लेते हैं। डिप्टी चेयरमैन कोई अलग से नहीं आते हैं, ये राज्यसभा के कोई मेंबर ही होते हैं, उन्हीं में से कोई चुना जाता है। डिप्टी चेयरमैन की जो पोस्ट होती है वो चेयरमैन के सब ऑर्डिनेट नहीं होती। और क्या होता है कि मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो चेयरमैन की ऑफिस का पदभार भी संभालते हैं जब वो खाली रहती। कहने का मतलब, मान लीजिए चेयरमैन नहीं अपॉइंट किए गए हैं तो उस दौरान डिप्टी चेयरमैन का रोल निभाते हैं। या मान लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है, तब भी ये करवाते हैं। और उसके साथ साथ आगे जो बात इनसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिप्टी चेयरमैन की तरह तब भी काम करते हैं जब चेयरमैन साहब हाउस की सिटिंग से एब्सेंट हो। मान लीजिए चेयरमैन साहब का मूड आज सही नहीं था, उन्होंने छुट्टी ले ली, तो अब हाउस कैसे चलेगा? डिप्टी चेयरमैन की मदद से, जो कि चेयरमैन का रोल निभा सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल। ये मेरा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मेरी अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं कल।